सर ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा? करोड़पति की बात तो हम करते रहते हैं कि भई एसआईपी में पैसा लगाओ, करोड़पति बन जाओ। तो ईटीएफ में पैसे लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं सर? दोनों जगह आप करोड़पति बन सकते हैं। आप हुँ, ईटीएफ में लगाइए या फिर आप सिप में लगाइए। दोनों का लास्ट जो डेस्टिनी है वो क्या है? करोड़पति बनना, राइट? हो सकता है कि आप ईटीएफ में 10 साल में करोड़पति बने, तो यहाँ पे हो सकता है आपको 12 साल में करोड़पति बने म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि जो अच्छा एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस है वो रेशियो थोड़ा-सा कम है। लेकिन 10 साल में आप बन सकते हैं ईटीएफ के थ्रू, लेकिन इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, हुँ, राइट? आपको समझ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये 2 चीज़ देने को तैयार हैं, तो आप ईटीएफ कीजिए। हुँ, लेकिन अगर आपको टाइम भी नहीं देना, आपको समझ भी नहीं बढ़ानी है, हुँ, तो आप सिप में जाइए, सिप म्यूचुअल फंड्स में जाइए। वहाँ पे पैसा आपका बनेगा। हुँ। लेकिन सबको तो बड़ा फंड बनाना है ना? हाँ, हाँ, तो बिल्कुल बनाइए, किसी ने नहीं रोका है आपको। हुँ, मैंने वही बताया आपको कि हमेशा हमें ये देखना है कि हमारे पास में हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी समझ कितनी है मार्केट की। अगर हमारी समझ मार्केट की बहुत अच्छी है, कैपेबिलिटी है, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके बदले में कोई और आपका काम करे, हुँ, तो आपको क्या करना है? हुँ। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, सिर्फ़ म्यूचुअल फंड्स में जाइए कि आपने अपॉइंट कर रखा है अपने एक फंड मैनेजर को, जो आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। हुँ। अच्छा सर, पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफ़िकेशन की मैं बात करूँ कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बने, तो किससे बन सकता है सर ये? अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें, हुँ, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन टाइम करने के बाद, आज आपने स्टार्ट किया सिर्फ़ म्यूचुअल फंड से, 2 साल, 3 साल, 4 साल का आपने मार्केट को समझा, जाना, फिर आप म्यूचुअल फंड से शिफ्ट कर सकते हैं अच्छा। ईटीएफ की तरफ, राइट? और दोनों का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपके पास में होना चाहिए। हुँ, सपोज़ अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 60,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड्स को दीजिए और 40,000 रुपीज़ आप ईटीएफ को दीजिए। अच्छा, ताकि 60% पैसा आपका प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है और 40% पे आप जोखिम लीजिए। हो सकता है वो 40% में जिस पे आप जोखिम ले रहे हैं, वो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड दे दें, अच्छा। राइट? तो दोनों का बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। हुँ। लेकिन सर ईटीएफ में अगर इंसान जाता है, उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, बिल्कुल, बट बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में फिर ऐसा नहीं होता है? हाँ, इसीलिए क्योंकि ईटीएफ आप जब भी खरीदते हैं ना, तो आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं हुँ, और जो भी प्रोडक्ट्स आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं ना, तो उसमें डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। जबकि म्यूचुअल फंड्स आप स्टॉक एक्सचेंज से नहीं लेते, आप एएमसी से लेते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप उसके थ्रू लेते हैं। तो इसीलिए उसमें डीमैट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ। सर कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कब आप निफ्टी लें। 50 को लेके आप हमेशा ज़ोर देते हैं कि देश बिल्कुल। की 50 बड़ी कंपनियाँ। सी निफ्टी हुँ, 50 मेरा फ़ेवरेट है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि निफ्टी 50 के अंदर हिंदुस्तान की जो 50 बड़ी कंपनियाँ हैं, वो उस पे ट्रेड होती है, राइट? जब और आपको पता है कि जो इंडिया का जीडीपी है, ग्रोइंग जीडीपी है, राइट? प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ रही है कंपनीज़ की, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 बेहतर ऑप्शंस हो सकता है। अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको ज़रूर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका पैसा हिंदुस्तान के बड़े 50 कंपनी में लगे और उसका प्रॉफ़िट आपको मिले हुँ, और आपके पैसे प्रोफ़ेशनली मैनेज्ड हो। हुँ। सर जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर कोई ले रहा है, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि मुझे ईटीएफ में रिस्क लेना है, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब थोड़ा टफ तो होगा अगर उसने भाई टफ रास्ते पे निकला है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन क्या कहेंगे कि उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट कौन सा हो सकता है कि इन फ्यूचर उसके पास मान लीजिए कि अगर एसआईपी में म्यूचुअल फंड एसआईपी में उसे कुछ साल 10 साल के बाद कम से कम 2 या 3 करोड़ वो बना रहा है लेकिन इसमें वो ऐसा है गुंजाइश की डबल बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, तो सबसे जो आसान होगा अगर आपको कठिन रास्ता चुनना है, हम्म, कठिन रास्ता अगर आपको सुगम रास्ता के थ्रू चुनना है, तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए और उनका आप ईटीएफ लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ईटीएफ की तरफ ही जाना है, तो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर ईटीएफ में और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं सर। अ, स ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपको बताया निफ्टी 50 हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, टॉप 200 ईटीएफ हो गया, जो हिंदुस्तान की 200 कंपनियाँ हैं, उसकी ईटीएफ हो गया, तो काफ़ी ईटीएफ है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अभी अभी गिना रहे थे कि ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं निफ्टी 50 ले सकते हैं या फिर 200 जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें पैसा लगा सकते हैं तो इनके कंपैरिजन ये एसआईपी कैसे बेहतर हो सकती है। सी एसआईपी मैंने बताया कि ये एक प्रोफ़ेशनली मैनेज्ड फंड मैनेजर है, जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। उनको पता है कि कौन-सा इंडस्ट्री, कौन-सा सेक्टर
ग्रोइंग है, कौन से सेक्टर में अगले 3 साल 4 साल में बेनिफिट मिल सकता है। एज़ अ इन्वेस्टर अगर हम ईटीएफ लेते तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम उतने नॉलेज हम नहीं रखते, राइट। अगर आपके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप अपने पैसे पे जोखिम ले सकते हैं, तो आपको ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपको आउटसोर्स कर देना चाहिए फंड मैनेजर को, जो आपके लिए 24/7 जो आपके लिए काम कर रहा है। सर आपकी बातों से ना मुझे एक चीज़ यही लग रहा है कि आप कहीं न कहीं जैसे कि आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी न्यू बिगिनर हैं, उन्हें तो ख़ास तौर पर म्यूचुअल फंड एसआईपी ही लेना चाहिए। उनके लिए वो ही बेस्ट है, वो जोखिम ना लें। लेकिन ये होता है ना कि इसके लिए एक्सपीरियंस होना भी चाहिए। सर इसमें क्या है, चार्ट में बैठे रहो, देखते रहो, नज़र गड़ा के देखते रहो क्या ट्रेडिंग चल रही है, कहाँ पे कौन-सा स्टॉक उठ रहा है, कौन-सा डाउन जा रहा है। तो इसके लिए ये चीज़ पर पकड़ होनी चाहिए ना? बिल्कुल सही बात है। जब तक कि आप अगर हम बात करें, नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं चलता, ये जो वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज पे चलता है, राइट। अगर आज यूएस के अंदर जियोपॉलिटिकल इशू आता है, तो हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ हमें शायद लेट से समझ में आएगा, लेकिन जो हमारे फंड मैनेजर हैं, उनको पहले पता चल जाएगा, तो आपके फंड को उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे। तो इसीलिए मेरा हमेशा कहना है, न्यू बिगिनर जो न्यू इन्वेस्टर्स है, कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। थोड़े लॉन्ग टर्म में आप ज़रूर करोड़पति बन सकते हैं, अगर आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल सिप में दे दिया तो। आप ईटीएफ भी कीजिए, लेकिन फर्स्ट 4 साल, 5 साल के बाद जब थोड़ी-सी एक्सपीरियंस हो जाए, जब थोड़ा पैसा बन जाए, तो आप ईटीएफ की तरफ डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, और ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं, नई-नई जर्नी स्टार्ट करें, तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। सर आपको लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन ईटीएफ में ही करना सही है या कुछ और ऑप्शन भी हो सकते हैं लोगों के लिए? काफ़ी ऑप्शंस हो सकता है। हुँ। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में इतने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, राइट? अगर मैं सिप की बात करूँ तो सिप सिर्फ़ एक प्रोडक्ट में नहीं होता। सिप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप ब्लू चिप कंपनी में डाल सकते हैं, आप मिड कैप में डाल सकते हैं, आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, आप मैक्रो कैप में डाल सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल कैप में डाल सकते हैं। ये सभी एक एलोकेशंस है, ये सभी एक डाइवर्सिफिकेशंस है, राइट? ईटीएफ भी उसका एक पार्ट हो सकता है। तो जब भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, तो एलोकेट करके करें, कि हो सकता है ब्लू चिप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8 से 10% का रिटर्न आए, या 10 से 12% का रिटर्न आए। लेकिन आप मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे, तो शायद ये जो एप्रिसिएशन है वो 12 से 15% के बीच का आ जाए। स्मॉल कैप के अंदर जोखिम ज़्यादा है, अगर जोखिम ज़्यादा है तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है 15 से 20% का रिटर्न उसमें आ जाए, लेकिन स्मॉल कैप में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है ना, तो तकरीबन आपके पास में 7 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया होना चाहिए। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मिड कैप में जाना चाहिए, और सिर्फ 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए, ताकि उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन सर कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि अभी तो उन्होंने कोई स्टॉक खरीद लिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ज़्यादातर वो सोचते हैं क्योंकि वो रिस्क लेना उतना नहीं चाहते। उनकी जेब से पैसा जा रहा है, उन्हें पता है कि भाई लॉस में ना चले जाएँ। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इतना खौफ रहता है उनके ज़हन में कि सी जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास एक माइलस्टोन होता है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। अगर आपका पर्पस जब तक क्लियर नहीं है, तो आप भटकते रहेंगे। अगर आपको यहाँ से आपको मंजिल नहीं पता, तो आप कहाँ पे जाओगे? अगर आप ड्राइव करना स्टार्ट करते हो, तो आप कहाँ तक जाओगे? पता ही नहीं है, कभी इधर आप जाओगे, कभी उधर जाओगे। बट अगर आपने एक माइलस्टोन फिक्स करा कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करोगे, राइट? तो ऐसा देखा गया है, जो आप डे ट्रेडिंग करके ना पैसा पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाली होती है। यू नेवर नो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। सीज़न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि इस साल बारिश होगी। किस दिन बारिश होगी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बट आप सीज़न प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट अच्छा होगा ये प्रिडिक्ट करना आसान है। लेकिन किस दिन मार्केट ग्रीन में गिरेगा, जाएगा और किस दिन बिल्कुल। मार्केट रेड में जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हुँ। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले 5 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लास्ट 50, 60, 70 ईयर्स का ऐसा ट्रेंड है। लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपको उस दिन 2% का रिटर्न आ जाएगा, या उस दिन 3% का रिटर्न आ जाएगा।
तो ऑलवेज़ आप अपने माइलस्टोन को देखिए, मंज़िल को देखिए, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चलाइए।